नमस्कार। आज हम लोग सेंस आर्गन के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंस आर्गन ज्ञानेंद्रिय। हमारे शरीर में 5 प्रकार के सेंस आर्गन होते हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे हम आभास करते हैं कि भाई ठंडी है कि गर्मी है, धूप है कि छाँव है, या सुगंध है कि दुर्गंध है ना। तो इस तरीके से कम सुनाई दे रहा है, किसकी आवाज़ है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ है कि कम आवाज़ है। तो ये जो जिससे हम जो है मतलब सेंस का मतलब कि जानकारी। आप जैसे सेंसर भी आप देखेंगे, सेंसर अब तो लगा हुआ दरवाजे में लगा हुआ है, या आप जाते हैं कहीं पे होटल वगैरह में तो वहाँ पे पानी खोलना नहीं पड़ता, टोटी नीचे हाथ लगाएंगे पानी आ जाएगा, फिर बगल में टोटी लगाएंगे तो वो गर्म आ जाएगा, वहाँ आपका हाथ सूख जाएगा, फिर एक जगह लगा। इस तरीके से सेंस से ताल्लुक़ है, उसी से सेंस से ही सेंसर बना है कि वो तुरंत उसके सामने जाते ही वो उस तरीके का जो प्रतिक्रिया करने लगता है। उसमें ऐसे मशीन से लगा दिए जाते हैं। तो हम जानेंगे सेंस आर्गन के बारे में। सेंस आर्गन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं त्वचा के बारे में। स्किन हमारे शरीर की सबसे बड़ा जो है अंग है। अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछता है तो हम किसको बताएंगे? स्किन को बताएंगे, त्वचा को बताएंगे। अगर पूछेगा शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो हम वहाँ किसको बताएंगे? यकृत को बताएंगे, लीवर को बताएंगे। अब आप देखें कि भाई अंग, आर्गन, जैसे सबसे जो हमारे शरीर की यूनिट होती है, इकाई होती है, रचनात्मक और क्रियात्मक कोशिका होती है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू के समूह को, यानी ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज नोन एज आर्गन। तो हम बहुत सारे टिश्यू के समूह को अंग कहते हैं। तो उसी ये एक प्रकार से अंग है, और बहुत सारे अंगों के समूह जब मिल जाते हैं एक अंग तंत्र बन जाता है। जब अंग तंत्र बन जाता है तो फिर एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ हम लोग त्वचा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि त्वचा जो है ये हमारे जैसी त्वचा में कि अध्ययन करने की जो शाखा है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि सबसे जो है त्वचा जो कोशिकाएं भी हो, जितनी त्वचा में जब हम नहाते समय या किसी काम को करते समय बहुत त्वचा में के सेल्स जो होती हैं स्किन में वो भी नष्ट होती हैं, फिर बनती रहती हैं। तो इस तरीके से ये है कि, और इसका मुख्य है कि इसका जीवन काल भी 4 सप्ताह से उम्र के आधार पे लगभग 4 सप्ताह या 28 दिन होता है। जैसे जैसे उम्र जो है बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है त्वचा नष्ट होती तो जल्दी नहीं बन पाती। उसमें उस तरीके का विभाजन जो है समसूत्री विभाजन होता है। और जो हमारी सेक्स कोशिकाएँ होती हैं लिंग से, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरीके से ये जो है सेल डिवीजन में आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि भाई सेल का डिवीजन होता है, किसमें समसूत्री विभाजन होता है, किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरीके से यहाँ हम देख लेंगे कि भाई त्वचा का मेन काम क्या है, त्वचा का मेन कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ स्किन या जो है वर्क ऑफ स्किन। तो देखेंगे आप त्वचा, पहली बात तो त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। किससे? कीटाणुओं से, बाहरी धूप से, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, सूर्य के प्रकाश आते हैं, खतरनाक होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे जो है हमारी रक्षा करती है ना। जैसे आप देखेंगे मेलानिन हमारे त्वचा में एक प्रकार से पदार्थ पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे त्वचा का रंग काला होता है। जिसमें ज़्यादा मेलानिन होगा उसके त्वचा का रंग काला होगा, और जिसमें कम मेलानिन होगा उसके त्वचा का रंग जो है गोरा होगा। तो आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन वगैरह होते हैं, यहाँ के लोगों भी जो बहुत सारे काले लोग या गोरे लोग भी होते हैं, तो उसमें यही कारण होता है। अच्छा देखेंगे आपकी त्वचा कैंसर नामक की जो बीमारी होती है, जो गोरे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें मेलानिन कम पाई जाती है। वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित नहीं कर पाते उसमें। और जो मेलानिन होता है, जो काले लोग हैं, उसमें त्वचा कैंसर की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि उसमें जो है मेलानिन पाया जाता है, वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो इसमें जो है इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और है कि विटामिन डी जो फास्फोरस और कैल्शियम का निर्माण करता है, जो बोन्स हमारी मजबूत होती हैं। तो इस तरीके से सुबह में बच्चों को तेल वगैरह लगा करके धूप दिखाई जाती है। तो विटामिन डी का भी निर्माण कौन करता है? त्वचा करता है। तो त्वचा के
और उत्सर्जन का भी काम करता है, जिससे हम पसीना जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारा शरीर जो है हल्का हो जाता है ना, कितना सॉफ्ट हो जाता है, कितना मुलायम हो जाता है ना एक तरीके से। तो आप ये चमक आ जाती है शरीर में, जो निकल जाते हैं जो भी साल्ट्स वगैरह होते हैं एक तरीके से, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो निकल जाते हैं, तो इस तरीके से। और ये हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का तापमान वैसे अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखेंगे तो 37 अगर फ़ारेनहाइट में आप देखेंगे तो 98.6 मतलब कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो डॉक्टर अपनी थर्मामीटर से हमको नापता है। अगर उससे ऊपर हो गया, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि भाई इनकी इतना बुखार 103 डिग्री 101 डिग्री है, तो यही फ़ारेनहाइट में वो बुखार नापता है। वैसे टेम्परेचर हमारे शरीर का 37 से जो है सेंटीग्रेड में 37 होता है, लेकिन इसको फ़ारेनहाइट में वो डॉक्टर नापता है, तो वहाँ से भी वो पता लगा देता है कि अगर उससे ज़्यादा है तो हमें बुखार है, कम है तब भी हमारे शरीर की में दिक्कतें होती हैं, तो उसी आधार पे वो दवा देता है। तो ठीक है, इस तरीके से त्वचा से ये सारी चीज़ें। और त्वचा में बहुत सारी मांसपेशियाँ, जो बोन्स वगैरह होती हैं या ब्लड वगैरह होते हैं, ये त्वचा के अंदर होते हैं। और त्वचा का एक काम होता है भाई एब्जॉर्प्शन भी करता है। जैसे आप तेल मालिश कर लेते हैं, आपको शीत गर्म या इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई, सर्दी वगैरह में लोग तेल लगा करके जो है धूप की सेकाई कर लेते हैं या आग जला के सेक लेते हैं, तो बुखार वगैरह जो प्रॉब्लम होते हैं तो अब्जॉर्ब भी कर लेता है त्वचा। दूसरी चीज़ें क्रीम वगैरह आजकल देखें, ब्यूटी पार्लर है, चाहे जेंट्स ब्यूटी पार्लर चाहे लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ भी क्रीम वगैरह का भी वो लगाया जाता है, लोशन वगैरह लगाया जाता है, सॉफ्ट होती है त्वचा। और चीज़ें हैं जैसे कहीं कट गया फट गया तो वहाँ पर भी क्रीम वगैरह जो एंटीसेप्टिक्स क्रीम लगाई जाती है, तो त्वचा के द्वारा वो भी अवशोषित होती है। तो इसके ये कार्य हो गए त्वचा के। तीसरी चीज़ है कि त्वचा में कितनी लेयर होती है, मुख्य रूप से 2 लेयर होती है। कौन? एपिडर्मिस और डर्मिस। आप देखेंगे जो सबसे ऊपरी त्वचा होती है, जो कीटाणुओं से और हमारे मेलानिन मतलब पिगमेंट्स होता है, वो एपिडर्मिस में होता है, आधिचर्म उसको बोलते हैं। और उसके बाद वाली जो त्वचा होती है, जो चर्म यानी कि डर्मिस होती है, जिसमें बहुत सारी श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं और जो बाल की जड़ें होती हैं, और उसमें ब्लड सेल्स भी होती हैं। लेकिन एपिडर्मिस में ब्लड सेल्स नहीं होती, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से 2 प्रकार की ये जो है लेयर इसकी होती हैं। आप देखेंगे कि एपिडर्मिस ऊपर होती है सबसे, उसके बाद डर्मिस होती है, फिर उसके बाद फैट्स होती हैं। आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या ये जैसे जैसे ढलती है वैसे वैसे जो है त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं? तो ये जो फैट नीचे होता है, वो फैट जब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती, तो डर्मिस एपिडर्मिस के बाद जो फैट होता है, तो जब फैट ख़त्म होता है तो उसके बाद उसमें लचीलापन हो जाता है, तो वो एपिडर्मिस और डर्मिस जो है ढीली हो जाती है। तो ढीली जब हो जाएगी भाई, वहाँ जगह कम होगी, तो वो जब जगह कम होगी तो वो धीरे धीरे एक तरीके से उसकी गैपिंग बढ़ेगी, तो वो क्या होगी कि उसी को झुर्रीदार त्वचा हो जाती है। तो इस तरीके से ये त्वचा के बारे में आप जान गए। अगला आपका है जैसे कान मतलब ईयर का मुख्य काम क्या है कि ये आपको जो है श्रवण, ये संतुलन अंग भी इसे कहा जाता है। इसके मुख्य 2 काम होते हैं। एक तो पहली बात है कि संतुलन का भी कार्य करता है, दूसरा ये है कि जो है सुनने का भी काम करता है। जनरली यही है कि सुनने का काम करता है और संतुलन का। तो हम लोगों में जैसे मुख्य करके मनुष्यों में आप देखेंगे कि अब बैलेंस जो संतुलन का, अभी हम तो अपने कान को उठा नहीं सकते और हिला नहीं सकते, लेकिन एनिमल्स वगैरह जानवर में क्या होता है, जब कहीं खतरे का महसूस करते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। जब दौड़ते हैं या भागते हैं, उनके पीछे कोई उनको मार रहा है, दौड़ा रहा है, तो वो कान खड़े कर लेते हैं, पूंछ खड़े कर लेते हैं, वो अपने शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए। जैसे हम कहीं चलते हैं, पतला रास्ता है, तो अपने हाथ को इधर उधर करके जो है बैलेंस को बना लेते हैं कि गिर न जाए। वैसे वो भी अपने शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए जो है कान और पूंछ को खड़ा करके जो, तो उनके लिए वह जो है कान बैलेंस का भी कार्य करता है। और हम लोगों में ये जो है, जो ईयर के जो ये ऊपरी भाग होता है, जिसे पिन्ना कहते हैं, कर्णपल्लव कहते हैं, ये अवशेषी अंग जो माना गया है। तो इस तरीके से ये जो है
और ये जो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नहीं ये बोन होता है, नहीं ये मसल्स होती है, उसके बीच वाला भाग जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, है ना। ये तो इस तरीके से, और इसके जो है इसका आकार कीप के आकार का होता है। तो इस तरीके से जो है ये हम लोगों में अवशेषीय अंग और जानवरों में जो है संतुलन का कार्य करता है, प्लस सुनने का काम जो है। उसके बाद जो है दूसरा होता है जो उसका ये आंतरिक भाग आर्टिमेटस जो होता है, ये देखेंगे इसमें आप, इसमें 4 प्रकार की जो है एक अंग होते हैं। कैनाल होता है, एयर ड्रम होता है, ओस्किल्स होती है, कोक्लिया होती है। इसी आप याद रखेंगे, ये चित्र के माध्यम से मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका क्या फंक्शन है, जैसे ये कान है हमारा, कान के बीच में ये जो नली है अंदर अंदर गई है, तो ये नली के द्वारा जो साउंड जाता है, अब यहाँ से साउंड मान लीजिए जा रहा है, ये साउंड आपका जा रहा है ना, साउंड ये प्रवेश कर रहा है, साउंड प्रवेश कर रहा है। अब इसके द्वारा ये साउंड प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ जाने के बाद जो इसके बीच में जो भाग होता है, वहाँ पे जो है ये कंपन करता है। एयर ड्रम थोड़ा सा फैला होता है, जहाँ पे कभी कभी आप देखेंगे कि डस्ट वगैरह या उसके अंदर की कुछ तरल पदार्थ वगैरह मिल करके जो है, या साफ़ सफाई नहीं लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाहर के धूल के कण और अंदर से भी कुछ इस तरीके से म्यूकस टाइप के पदार्थ आते आते यहाँ जैसे जमा हो जाते हैं। तो वो नहीं कहते खोट जम गई, तो यहीं से जो उसको एयर ड्रम से ही इसको निकाल दिया जाता है। अगर यहाँ जम जाएगी बहुत ज़्यादा तो सुनाई नहीं देता है। ये पतली आगे नली होते, फिर उसके बाद ऑस्किल्स यहाँ पर एक संरचना हो जाती है जो जिसे जो है ऑस्किल्स में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब आप देखेंगे जिसको शार्ट में मिक कहा जाता है। मिक का मतलब कि मेलस, इंकस और स्टेपस। अब आप जानते हैं कि पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस है। अब अगर वहीं पूछ दिया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जो जांग में पाई जाती है। नहीं, यहाँ से घुटने से लेकर के और यहाँ कमर तक जांग की हड्डी ये पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, फीमर सबसे बड़ी हड्डी और स्टेपस जो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, जो ऑस्किल्स आयाम के भाग होते हैं। यहाँ से नली है, ये कंपन का काम करती है। यहाँ ऑस्किल्स में 3 हड्डियाँ होती हैं और ये तीनों हड्डियाँ किससे जुड़ी होती हैं, कोक्लिया से। अब कोक्लिया क्या होता है, वो एक तरल पदार्थ होता है, उसका संबंध ब्रेन से होता है। जब यहाँ से कंपन होगा और कंपन में ये तीनों हड्डियों का संबंध जो कोक्लिया से होता है, तो इसका जो है कार्पोरा पेंडिकुला जो ब्रेन से संबंधित होता है, ये ब्रेन को ले जाकर के सूचना देता है कि भाई किसकी आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है कि मीठी आवाज़, मतलब प्यारी आवाज़ है, या जो है तेज़ आवाज़ है कि कम आवाज़ है, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आप देखेंगे कि साउंड्स भी, भाई कौन सा साउंड हमको सुनाई देगा, 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड जिस साउंड में गैप, उससे कम अगर गैप है 0.1 सेकेंड से, तो वह साउंड हमको स्पष्ट नहीं दिखाना है। नहीं, साउंड में इतना 0.1 सेकेंड से ज़्यादा गैप होना चाहिए, तो इस तरीके से वही साउंड हमको सुनाई देगा। तो फिर कह रहा है कि अब यहाँ से देखेंगे, कभी कभी ये होता है कि आप देखेंगे कि आप कहीं आवाज़ सुने, या बिजली चमकी या बम फूटा या टायर फूटा, तो आप तुरंत आ कर देते हैं, मुंह जो है आपका खुल जाता है। तो होता क्या है कि एक पतली नली जो है आपके कान से आपके मुंह तक भी आई होती है। जब आप आह करते हैं तो वो आवाज़ जो है आपके मुंह की आवाज़ आपके कान तक जाती है, और कान से भी उस नली के द्वारा आवाज़ आती है, दोनों बीच में टकरा करके आपके शरीर का बैलेंस बना देती हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि झटके से कहीं आवाज़ आती है तो आप जैसे ऐसे कर जाते हैं, है ना। तो वहाँ भी ये संतुलन का भी काम, इस तरीके का भी ये आपके ये कोक्लिया जो है संतुलन का भी काम करती है। तो इस तरीके से आप, अगला आपका है जीव। अच्छा, जीव तो बहुत सरल एक तरीके से पार्ट है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, जैसे बोलने के लिए मुख्य रूप से, और खाने के लिए। नहीं, भाई खाने के लिए ही है, और आवाज़ को भी कंट्रोल करता है। नहीं, हमारी आवाज़ को भी ये कंट्रोल करता है। जीव न रहे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से, और जीव
में बहुत लगभग हजारों स्वाद कणिकाएँ होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो ये मध्य में जो टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, उसके किनारे किनारे होते हैं। इसके जो टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कणिका के आधार पे हम जीव को कितने प्रकार में बांट दिया जाता है? 4 प्रकार में बांट दिया जाता है। सबसे पिछला भाग जो होता है जीव का, सबसे अंदर वाला भाग जो होता है, पिछला भाग जिसे कहा जाता है, वो तीखेपन का एहसास करता है। यहाँ आप देखेंगे कि भाई जब हम किसी चीज़ को, जब वो तीखा, अगर मिर्चा आप अपने जीभ के शुरू ही वाले पार्ट में काटेंगे, लगाएंगे, तो आपको तीखा मतलब एहसास नहीं होगा जब तक वो अंदर ना जाए। अंदर जाएगा तब आपको जो है बहुत तेज वो आभास होता है। और साइड में नहीं, पश्च पार्श्व मतलब पिछले के किनारे वाले भाग में ये खट्टेपन का एहसास कराता है। अच्छा, उसी साइड में अग्र पार्श्व वाले में ये नमकीन, ये इधर दोनों तरफ है ना। आगे वाला जो भाग होता है वो स्वीट मतलब मीठे पदार्थ का एहसास करते हैं। मिठाई उठाई आप खाते ही तुरंत आपको पता चल जाता है कि मीठा है कि कड़वा है, कैसा है। तो इस तरीके से आप ये भी जान जाएंगे कि स्वाद के आधार पे जीभ को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पश्च भाग यानी पश्च मतलब कि जो सावर मतलब तीखापन का, पश्च पार्श्व खट्टा, या ये जो है आपका बटर मतलब कि तीखा, और ये सावर ये खट्टा, पश्च पार्श्व, और अग्र पार्श्व मतलब नमकीन साल्ट टाइप, और फिर अग्रभाग जो आगे वाला भाग होता है स्वीट मतलब मीठेपन का एहसास करता है। तो यहाँ आप देख लेंगे कि ये संयोजी ऊतक है जीव, और इसका मेन काम है कि हमारे स्वाद को पहचानना, और उसके साथ साथ जो है हम आवाज़ को कंट्रोल करना। ये 2 मुख्य काम है और इनकी संरचना। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई खट्टेपन का एहसास कहाँ होता है? तो सबसे पश्च भाग से होता है, और मीठेपन का एहसास सबसे अग्र भाग से होता है। और पश्च पार्श्व से किसका एहसास? जो है ये खट्टेपन का, नहीं पश्च से तीखेपन का एहसास होता है। तीखा, खट्टा, नमकीन और अग्र, इस तरीके से आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगला आपका ज्ञानेंद्रीय जो अंग है, सेंसार्गन है आपका नाक है। फिर नाक क्या है? नाक आप जनरली देखते हैं, हम कहते हैं कि श्वसन अंग है। श्वसन अंग नाक नहीं है, नाक तो क्यों एक श्वसन नली है। इसके द्वारा जब हम लेते हैं, गैसें लेते हैं, मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन गैस हमारी प्राण गैसें हैं। वैसे तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और तमाम गैसें हैं। तो हम केवल ऑक्सीजन ही को हम ले करके अपने शरीर की क्रियाओं को करते हैं। बाकी और सारी गैसें जितनी मात्रा में, जैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन 78% होती है, तो 78% हम लेते हैं तो वह हमारे फेफड़े से फिर वापस चली जाती है। और 21% ऑक्सीजन लेते हैं, तो 21% ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो उसमें से जो है लगभग 4 या 5% ऑक्सीजन जो है वो कैच कर लेता है हमारा फेफड़ा, और ब्लड्स जो है करके ऑक्सीजन को, जो उसको में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके तो वह ले जाता है। बाकी उसमें भी लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन वह भी वापस चली जाती है, और उसके बदले में जो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया करता है, उसके बदले में जैसे 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वापस आने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। भाई ये जो 4-5% ऑक्सीजन जो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली गई, ब्लड के द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा ग्रहण कर ली गई, तो उसी हीमोग्लोबिन के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो अब वहाँ जब वो 4-5% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो इसका फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, 4-5% जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की श्वसन क्रिया में इसको हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि ये एक श्वसन नली है ना। इसमें जो बाल पाए जाते हैं, भी कान, ये आपके नाक में जो बाल होते हैं, ये बाल जो होते हैं, ये बाल क्या करते हैं कि बाल से हमारे जो कीटाणु या धूल के कण हैं उससे सुरक्षा होती है। और एक तरीके से सुंदरता का भी इसका यही है कि नाक सुंदर हो तो वही, वो तो मान लिया गया है, चाहे नाक हो चाहे कान हो, चाहे हैं शुरू से ही अगर हमारे कान नहीं रहे होते तो एक बार किसी को कान आ जाता तो वो भी खराब लगता। अब जिसके पास कान है बन गया है तो बन गया भी कि हाँ, इनका अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भी लोग कहेंगे अरे इनका कनवा बड़ा है। नाक अगर थोड़ी सी छोटी हो गई तो ये इनकी कान नाक है चपटी है, ऐसे है। नाक थोड़ी सी बड़ी हो गई तो नाक बड़ी है। नहीं, आप देखते हैं तो ये तो शुरू से ही जैसे बन गया है, तो उस तरीके से एक सुंदरता का भी इसमें बहुत बड़ा वो है, रोल है। तो वो तो खैर चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं।
है। तो इसका और इसमें म्यूकस एक चिपचिपा नामक पदार्थ पाते हैं, म्यूकस में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वो क्या करता है कि भाई कभी कभी आप देखते हैं कि नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करते हैं कि जो उसमें ज़्यादा सक्रिय होंगे वो जो है सुगंध और दुर्गंध का आभास कन्फर्म कर लेगा और जल्दी सुन लेगा। तो होता क्या है कि जब हमें जुकाम हो जाता है या हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आप देखें कोरोना काल में ही हम किसी चीज़ का आभास इस तरीके से, वो तो खैर स्वाद में था, स्वाद नहीं आता था, लेकिन यहाँ भी देखेंगे बहुत सारे जो है जुकाम से संबंधित बीमारियां होती हैं जब, तो हमें जो है ऑल्फैक्टरी लोब पे जो है वो म्यूकस नामक जो पदार्थ जाके जम जाता है और उसके बाद वो हमें जो है सुगंध और दुर्गंध का आभास नहीं होता। और यही लेकिन वो आप देखिए कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। और नहीं आप देखेंगे कि भाई पुलिस वगैरह के साथ भी डाक या और घरों में जैसे सीबीआई वगैरह भी तो सूंघ करके बता देते हैं, इंडिकेशन कर देते हैं। तो इसमें वही होता है कि ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो बहुत सक्रिय होते हैं और हम लोगों में भी होते हैं, लेकिन जुकाम वुकाम जब हो जाता है तो उस पर जब वो म्यूकस नामक पदार्थ जम जाता है तो हमें सुनने में दिक्कत होती है। तो हम लोग इस तरीके से जानें कि ये आपकी त्वचा और कान और जीभ और नाक। और अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा आँख। आँख का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है भाई, आँख की संरचना थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो है आँख के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आँख के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज का बस यही है, धन्यवाद।